Now our next concept is respiration. Now our next concept is respiration. प्रीवियस क्लास में हमने न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया था। न्यूट्रिशन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स तक हमारा पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया था। देखो रेस्पिरेशन का ये जो कंसेप्ट है इसको समझने से पहले आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 6.4। इस एक्टिविटी में देखो क्या आपको बताया गया है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। आपने दो टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब ए, एक टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। और इसमें आपने लिया लाइम वाटर। लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बी में भी आपने क्या लिया, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब दोनों में जो आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया वो क्या किया है। टेस्ट ट्यूब में जो आपने एयर इन्फ्यूज किया वो पिचकारी से किया, पिचकारी को आपने दबाया और उसको आपसे आपने इसमें एयर। टेस्ट ट्यूब बी में आपने खुद आपने अपने मुंह से हवा डाल के ऐसे, ठीक है, अपने मुंह से आपने हवा डाल के, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, जब इसमें आपने ऑब्जर्वेशन की तो आपने ये देखा। अब आपको पता है कि जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही करते हैं। और यहाँ भी जो आपने यहाँ पर पिचकारी से जो यहाँ पर एयर गई है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस केस में होगा, हमारे केस। क्योंकि हम तो डायरेक्टली जो एक्सेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में तो फिर भी मिक्सचर ऑफ गैसेज हो। तो ज्यादा लाइम वाटर जो मिल्की होगा वो किस केस में होगा, वो होगा टेस्ट ट्यूब बी में। समझ में आया, ठीक है। तो देखो क्या है आपका, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, ये क्लियर हो गया। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर, आपने क्या डाला, एयर, ठीक है। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न्स मिल्की, तो जल्दी किसमें होगा, यहां होगा, होगा तो उसमें भी। लेकिन ज्यादा इफेक्ट और जल्दी इफेक्ट वो किसमें दिखाई देगा, जो आपने एयर को ब्लो, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट क्या है, ज्यादा। समझ में आ गया। तो जो इसकी ऑब्जर्वेशन है इस एक्टिविटी की वो क्या है, इन टेस्ट ट्यूब ए लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की लेटर, देरी से होगा एज कंपेयर टू टेस्ट ट्यूब बी। इसका रीजन क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टेस्ट ट्यूब बी इज मोर, क्योंकि इसमें आपने जो एयर को ब्लो किया था उसमें कंसेंट्रेशन जो थी कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज्यादा थी। ये एक्टिविटी क्लियर होगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर एक और एक्टिविटी आती है एंड दिस इज एक्टिविटी 6.5। इस एक्टिविटी में देखो क्या बताया गया आपको, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन। पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ, फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स है, और कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, ग्लूकोज। तो बेसिकली जब आपको ये कहा जा रहा है कि फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन आप लो, तो इसका मतलब आप कार्बोहाइड्रेट ले, और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है। एंड एड सम ईस्ट, ईस्ट का मतलब यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया। आपने फ्रूट जूस लिया या शुगर सॉल्यूशन लिया और उसमें कुछ आपने यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया डाल दिया, यानी कि ईस्ट डाल दिया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। टू दिस टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब, और इस मिक्सचर को आपने टेस्ट ट्यूब में ले लिया, फिटेड विद अ वन होल्ड कॉर्क, जिसमें क्या आपने फिर एक कॉर्क ला रखी, कॉर्क पे आपको क्या करना है, होल करना है छोटा सा, फिटेड विद अ वन होल्ड कॉर्क। वो क्यों करना है वो अभी बताता हूँ आपको। फिट द कॉर्क विद अ बेंट ग्लास ट्यूब, डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट पहले दिखाता हूँ। देखो ये आपका एक्सपेरिमेंट, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। आपने क्या लिया इसमें, फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन। तो जहां तक फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन की बात है, फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन की बात आती है, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट इज C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। बेसिकली आपने इस टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज लिया, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और आपने इसमें कुछ बैक्टीरिया डाल दिए, ये ईस्ट। फिर आपने क्या किया, यहाँ से ट्यूब को कनेक्ट करते हुए, यहाँ से ये देखो, ये जो पाइप है आपको दिखाई दे रही है, ये होल मैंने कहा था ना, एक होल रखना आपको इस कॉर्क में। यहाँ से आपने ये देखो, ये ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, इसको आपने पास ऑन कर दिया किसमें, ये डिलीवरी ट्यूब को आपने पास ऑन कर दिया इस टेस्ट ट्यूब में। और ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज लाइम वाटर। क्या है इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज लाइम वाटर। अब देखो इसमें होगा क्या, ये प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। यहाँ पर क्या होगा, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपने पढ़ा भी हुआ है, देखो C6H12O6 ये हुआ। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, ईस्ट को। ईस्ट क्या करता है, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल, इथानॉल।
C2H5OH प्लस रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस एनर्जी जो कि किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो ये गैस इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए इस टेस्ट ट्यूब में आ जाएगी, और इसका कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसका कलर कैसा हो जाएगा आपका? मिल्की हो जाएगा। पहले बताओ, इतनी सारी ये सारी बातें क्लियर होगी? ठीक है। अब बेसिकली इस एक्टिविटी के थ्रू क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, पहले मैं बताया था। इस एक्टिविटी का जो एम है आपका वो है कि टू इंडिकेट दैट ईस्ट फर्मेंट द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। कि जो ईस्ट है वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? फर्मेंट करता है। फर्मेंट का मतलब फर्मेंटेशन। और क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है। अब आगे देखो, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, या आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। जब आप शुगर सॉल्यूशन है, फ्रूट जूस ले रहे हो, वो आपने लेना वार्म। कैसा लेना है? वार्म लेना। वार्म मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप वार्म लेते हो तो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो फंगस होता है वो रेप्लिकेट बेटर करते हैं। यानी कि ईस्ट जो अपना एक्शन करेगा वहां पर, जो एक्टिवेट होगा वो ज्यादा एक्टिवेट अच्छा होगा अगर कैसा होगा? वार्म आपका शुगर सॉल्यूशन होगा, फ्रूट जूस। थोड़ा अपने जैसा होता है ना, कोसा कोसा, उस तरह से लेना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो फर्मेंटेशन प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है? अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूँ तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्मेंटेशन। आपने जो लिया था वो क्या था? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया? ईस्ट। इसको ऐड करने से क्या हुआ? ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि ईस्ट जो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होते हैं ड्यूरिंग फर्मेंटेशन वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन होता है उसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? CO2। लाइम वाटर वहां पे मिल्की हो गया। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, एनर्जी की करेंसी होती है। हाँ जी, मिल जाते हैं। ईस्ट भी आप मार्केट से ले सकते हो, मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, यहां तक क्लियर होगी सारी चीजें? ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलो आगे चले। अब आगे देखें। The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy। देखो, न्यूट्रिशन में आपने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन में आपने यही सारी चीजें पढ़ी थी ना। अगर मैं न्यूट्रिशन में आपको लेके जाऊं तो आपने क्या पढ़ा था कि प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में यही हुआ था, इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया था? हमारा ग्लूकोज। और फैट हमारा किस में कन्वर्ट हो गया था? फैटी एसिड एंड ग्लीसरीन। अब जब आप रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन इज ऑल अबाउट दिस ग्लूकोज। इस ग्लूकोज में ऑक्सीजन को ऐड करना होगा, तभी आपको एनर्जी मिलेगी। यानी कि ये फूड जो है, जो ग्लूकोज है, जब इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा तभी यहां से क्या रिलीज होगी? एनर्जी। और ऑक्सीजन ऐड कैसे होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो नाउ एनर्जी विल बी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज। एनर्जी किससे रिलीज होगी? ग्लूकोज से। अब देखो, बात हम किसकी कर रहे हैं? रेस्पिरेशन की। तो अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो रेस्पिरेशन में बेसिकली 2 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 2। पहला स्टेप होता है ब्रीथिंग, जो आप इनहेल ऑफ ऑक्सीजन करते हो और एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहला स्टेप क्या होता है? ब्रीथिंग। अगर मैं ब्रीथिंग की बात करूं, व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। इनहेल करते हो, ऑक्सीजन कहां पे जाती है? लंग्स में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी के थ्रू। भाई हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होता है रेस्पिरेशन के लिए, और हमारी बॉडी में वो क्या होता है? लंग्स होता है। डेलीकेट होता है विद इन द बॉडी होगा, तभी हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में होता है, बहुत डेलीकेट पार्ट होता है। ठीक है। विच आर द ऑर्गन्स इन विच गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। जो हमारी बॉडी में किसमें होता है? लंग्स के थ्रू, बिटवीन द एटमोस्फेयर एंड द बॉडी। तो पहला स्टेप क्लियर। रेस्पिरेशन का पहला स्टेप क्या होता है? ब्रीथिंग। दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। भाई आपने क्या किया? इनहेल कर लिया ऑक्सीजन को, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू लंग्स हो गया। सेकंड स्टेप जो होता है रेस्पिरेशन का वो होता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। थोड़ा नाम से समझ में आ रहा होगा आपका। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है ये समझते हैं। देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है,
सेलुलर रेस्पिरेशन इज ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट ब्रेक डाउन ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, टू प्रोड्यूस एटीपी, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, एटीपी यानी कि एनर्जी, which may be used as energy to power many reaction throughout the body। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की, और वो एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्लियर हो गया। ओवरऑल ब्रीथिंग के कितने प्रोसेस होते हैं आपके, 2 प्रोसेस होते हैं। यहां तक क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। तो यही आपको कहा जा रहा है, द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन की। यही है ना, यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी, कौन सी एनर्जी, एटीपी, फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अब होता क्या है देखो, ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, किसको, किस लिए, ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, to break down glucose completely into carbon dioxide and water। Some use other pathways that do not involve oxygen। अब इसमें क्या है, एक तो है जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, कुछ याद आ रहा है। एक वो जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब क्या वो पाथवे होता है, पहले मैं फिगर में लेके चलता फिर हम वापिस आते हैं यहाँ पर। देखो वो पाथवे जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था, दिस इज द पाथवे। अब हमने क्या पढ़ा था, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, इतना पोर्शन तो सब में ही कॉमन रहता है। सभी ऑर्गेनिज्म में जब रेस्पिरेशन होता है तो पहला स्टेप क्या होता है, देखो पहला स्टेप ये होता है कि जो ग्लूकोज होता है साइटोप्लाज्म, कहाँ पे होता है, सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो सारा होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म होता है आपका, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है इन साइटोप्लाज्म, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये सेल है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बाहर जो ये सारा का सारा जो होता है, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है इस साइटोप्लाज्म में, ये जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट। और पायरुवेट क्या होता है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, पायरुवेट में होता है 3 कार्बन। कितनी बात समझ में आ गई। इसके बाद वाला प्रोसेस होता है सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पायरुवेट होता है इन बैक्टीरिया लाइक ईस्ट, जो ऑक्सीजन का यूज ही नहीं करते, वो क्या करते हैं, इस पायरुवेट को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, जो अभी मैंने आपको बताया, तीन एक्टिविटी, फर्मेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, ये जो पायरुवेट होता है, ईस्ट क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है। ईस्ट क्या करता है, बैक्टीरिया लाइक ईस्ट क्या करता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इस पायरुवेट को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और इस प्रोसेस को कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, पायरुवेट को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और इस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या कहोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्लियर हो गया, क्या कहोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इसमें ऑक्सीजन एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज होती है, और इसमें जो एनर्जी है वो कम मिलती है। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और ये कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल में, जहाँ साइटोप्लाज्म होता है वहां पे सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं बाकी के, वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, जो क्या करता है, इसको पावर हाउस भी कहते हैं सेल का, कहते हैं ना। तो इसके हेल्प से क्या होता है, एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये एनर्जी की फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थर्ड बात में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। बहुत बार क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो जितनी रिक्वायरमेंट हमें ऑक्सीजन की होती है उतनी हमारी बॉडी को नहीं मिलती, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी में फॉर्मेशन में होती है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और अगर बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड अगर फॉर्म होता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में क्या आना शुरू हो जाता है, क्रैम्प आना शुरू हो जाता है। क्या आना शुरू हो जाता है, क्रैम्प। यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई, ठीक है। चलो फिर वापिस चलते हैं। देखो अब आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इन ऑल केसेस जो अभी तक आपने स्टेप पढ़े हैं, द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज a 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू a 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। यही है। ये सभी केसेस में क्या होता है, कॉमन होता है।
3 पाथवेज में सभी के लिए ये वाला स्टेप कॉमन होता है, यही हमने अभी देखा, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और ये प्रोसेस कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म। कि जो ग्लूकोज है आपका वो किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुवेट। ग्लूकोज में कितने कार्बन? 6, पायरुवेट में 3 कार्बन, ठीक है। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यही हमने देखा अभी, ठीक है। This process takes place in yeast during fermentation, and this process is called as fermentation. Since this process takes place in the absence of air or oxygen, it is called as, इसको क्या कहा जाता है? Anaerobic respiration. It is called as anaerobic respiration. ये क्लियर हो गया, ठीक है। Then breakdown of pyruvate using oxygen, अगर ऑक्सीजन का यूज करके ब्रेक करते हो तो वो क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट और एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, और इसमें जो अदर प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है? वाटर बनता है, जो अभी आपने देखा, ठीक है। Since this process takes place in the presence of oxygen, it is called, इसको क्या कहा जाता है? It is called aerobic respiration। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? Aerobic respiration कहाँ? In mitochondria, anaerobic respiration in yeast, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। ज्यादा एनर्जी किसमें प्रोड्यूस होगी? एरोबिक, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन की, ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। ये क्लियर हो गया? The release of energy in this aerobic process is a lot greater than in the anaerobic process। यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, जब हमारे मसल सेल्स में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कैसे? जैसे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करो, जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी नहीं हो पा रही है, यानी कि मसल्स को उतनी सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तब क्या होता है? Another pathway for the breakdown of pyruvate is taken। ये थर्ड वाला था, इसमें किसकी फॉर्मेशन हुई थी? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही होता है, लैक्टिक एसिड। This buildup of lactic acid in our muscle during sudden activity causes cramp। अगर बहुत ज्यादा अगर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाए तो उसी से क्या आ जाता है? क्रैम्प आ जाता है। जैसे आपने स्पोर्ट्स वगैरह में एथलीट्स वगैरह को देखा होगा, क्रैम्प आ जाता है, उसका होने का रीजन यही होता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ली, जो ऑक्सीजन की मसल्स की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई, इसकी वजह से क्या था? बॉडी में क्रैम्प आ जाता है। समझ में आ गया? कितने पाथवे होते हैं? 3 कॉमन पाथवे। स्टेप 1 क्या था? कि जो आपको ग्लूकोज है कन्वर्टेड टू पायरुवेट, और कहां पर होता है ये? साइटोप्लाज्म। इसके बाद 3 स्टेप। स्टेप 1 इन ईस्ट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। स्टेप 2 इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या कहा जाता है? और जो माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लॉट ग्रेटर देन एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। स्टेप 3 पाथवे 3 क्या था उसमें? मसल सेल में क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। समझ में आ गया? और उसी की वजह से क्या होता है? क्रैम्प आता है। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होगी। चले आगे, ठीक है। चलो जी, क्लियर हो गया बात? चलो आप आगे देखते हैं। आगे आपको देखो क्या कहा गया है। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP। इस एनर्जी से किसकी फॉर्मेशन होती है? एटीपी की, विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटी इन द सेल। ये क्लियर हो गया? और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलो अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। देखो अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूँ, अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूँ तो प्लांट्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है। रेस्पिरेशन तो डे इन डे आउट, दिन में भी होता है, रात में भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होती है? सनलाइट होती है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, देखो यही बताया जा रहा है आपको। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, ये हमने पढ़ा था। प्लांट क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज करता है थ्रू स्टोमेटा।
कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन। प्लांट में क्या होता है, जो ये एक्सचेंज होता है किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। यहां तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट एट नाइट। देखो क्या क्या नहीं से दैट एट नाइट तो सिर्फ रेस्पिरेशन ही होगा ना, रात के टाइम में क्या होगा, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। और नाइट में प्लांट्स में होता क्या है, देखो एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग। यानी कि एलिमिनेशन का मतलब प्लांट जो होता है वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम। समझ में आ रहा है, रात के टाइम क्या करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। दिन के टाइम में बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस उनकी रिक्वायरमेंट किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये समझ में आ रहा है। अब देखो दिन में है क्या, रेस्पिरेशन भी हो रहा है और फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने की वजह से रिलीज भी कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, लेकिन इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा रहता है। तो नेट इफेक्ट अगर निकाला जाए इसका तो क्या होता है इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या करते हैं, इनटेक करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एक्सेल किसको करते हैं, ऑक्सीजन को, जो उस प्रोसेस में बनती है। ठीक है। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is used for photosynthesis, hence there is no carbon dioxide release। अब ऐसे समझो कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लांट में वो रिलीज करने की बजाय कहाँ यूज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज, तो डे टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है विच इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। तो दिन के टाइम में क्या होता है, मेजर इवेंट होता है। तो जो चीज मैंने आपको बताई वो अगर मैं थोड़ा सा आपको एक नोट्स में क्लैरिफाई करूं तो देखो मैंने आपको ये समझाया आपको अभी, प्लांट्स टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर प्रिपेयरिंग फूड। ये क्लियर हो गया, किसके लिए होता है, फोटोसिंथेसिस। एट नाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर, हेंस दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रात को क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और देखो ऑक्सीजन का इंटेक कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल हो रहा है तो सिंपल सी बात है वो रेस्पिरेशन है। चाहे वो अपनी बात करो चाहे प्लांट्स की बात, प्लांट में भी रेस्पिरेशन इसी तरह से होता है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। Therefore it is said that during the daytime plants take in carbon dioxide, तो दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड गिव आउट ऑक्सीजन, एंड ड्यूरिंग द नाइट इट इज वाइस वर्सा। तो प्लांट्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाँ जी बोलो सर। जैसे फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट करते हैं अपना फूड बनाने, हाँ, तो सर जो जो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते वो क्या करते हैं फूड बनाने? नाउ एनिमल्स, प्लांट्स की बात क्लियर होगी। रात को क्या होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन। तो रात को रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, प्लांट एक्सेल किसका करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। दिन के टाइम में बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करता है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स को देखो दो कैटेगरी में डिवाइड करो, एक हो गया आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव्स ऑन लैंड, दूसरे हो गए एक्वेटिक। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रेथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, देखो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है आपको याद होगा, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और हमने डिस्कस भी किया था। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो ऑक्सीजन लेते हैं वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं। कहां से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं वाटर से। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। अब देखो थोड़ा सा इसका अगर आप रेशियो देखो, अगर आप थोड़ा सा इसका रेशियो देखो, देखो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो कितनी होती है, 21%। लेकिन जो ऑक्सीजन 1 लीटर ऑफ वाटर में प्रेजेंट होती है वो सिर्फ होती है 5 मिलीग्राम। 1 लीटर पानी में सिर्फ 5 मिलीग्राम ऑक्सीजन होती है, विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन इन एयर। समझ में आ रहा है आपको। इसका मतलब क्या हो गया कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, हमारा जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है हमारा, कम होता है, क्योंकि हमें इजीली मिल रही है ऑक्सीजन। सांस कब चढ़ती है, जब जैसे आप बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाते हो ऑक्सीजन का रेट कम हो जाता है, तो सांस चढ़ना शुरू हो जाती है, एकदम हाफना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको फिर आप हाफते क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप ऑक्सीजन का इंटेक कर पाओ, होता है ना ऐसा।
पर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो पानी से की डिजोल्व फॉर्म से ऑक्सीजन ले रहे हैं, यानी कि वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वहां से वो लेते हैं, इसलिए उनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, ब्रीथिंग रेट होता है, वो काफी हाई रहता है। रीजन समझ में आ रहा है क्यों ऐसा होता है? तो देखो, दैट इज वाई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रीथिंग रेट इज स्लोवर, क्योंकि आपको इजिली ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। पर कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 12 टू 20 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट से 12 से 20, एज कंपेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अप्रोक्स 90 टू 100 टाइम्स ब्रीथ पर मिनट। क्यों होता है? रीजन समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, देखो आगे क्या बताएगी आपको। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in the terrestrial organism। क्यों होता है? समझ में आ गया? क्लियर हो गया आता सारा पॉइंट? ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का यूज करते हैं। अब देखो इस प्रोसेस में होता क्या है। दिस ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। मैंने कहा ना, डिफरेंट एनिमल्स में जो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने वाला ऑर्गन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी में कौन है? वो हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन होता है? वो लंग्स होता है। ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। जो भी ऑर्गेनिज्म में वो ऑर्गन होगा जो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेगा, उसमें कुछ ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे उसका सरफेस एरिया क्या रहता है? ज्यादा रहता है। इससे वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। जैसे हमारी बॉडी में अगर मैं बात करूं, लंग्स में ऐसा क्या होता है? एल्वियोली होती है, जो सरफेस एरिया को क्या करते हैं? इंक्रीज करती है। होता है ना ऐसा? Organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, आगे देखो आपको क्या बताया गया। ठीक है, अच्छा, दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट। अब ये जो सरफेस होता है ये क्या होता है? बहुत फाइन होता है, डेलिकेट होता है। इसी रीजन से इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजुअली प्लेस विद इन द बॉडी। जैसे कि लंग्स हमारी बॉडी में सेल के अंदर होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। पैसेज का मतलब कहां से? नोस्ट्रिल से होता हुआ जाता है। एयर का इनटेक करता है, नोस्ट्रिल से होता हुआ शुरू होता है। ठीक है, अब देखो, इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। ऐसे ही होता है, नोस्ट्रिल से हम एयर का इनटेक करते हैं। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन एयर्स। जो हमारे नोस्ट्रिल्स में फाइन एयर्स होता है वो एयर को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। इसके अलावा क्या होता है? द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद द म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो क्या करता है? वो भी डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, यानी कि फाइनली जब लंग्स में एयर पहुंचती है तो पूरी तरह से फिल्टर होके पहुंचती है। समझ में आ गया? ठीक है, विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट। एयर कहां से पास होती है? थ्रोट से होती हुई जाती है। ठीक है, और कहां पर पहुंचती है? लंग्स में। और वहां पर क्या होता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मतलब क्या है? देखो अगर मैं कार्टिलेज रिंग्स की बात करता हूं, पहले समझो ये होता क्या है। और नॉर्मल ट्रैकिया विंड पाइप, जो विंड पाइप होती है जिसके थ्रू क्या होता है? एयर का इनटेक करता है, उसको विंड पाइप, जो ट्रैकिया जहां से जो आप बता रहे हो सारा क्या होता है? इसको विंड पाइप कहा जाता है। हैज मैनी रिंग्स मेड ऑफ कार्टिलेज। उसमें कार्टिलेज रिंग्स होती है। और ये क्या होती है? ये स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ शो करूँ इसको, देखो ये आपका पाथवे होता है। देखो इसमें होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, एयर जो है आपके, ये आपका पैसेज है। एयर जो है विंड पाइप से होती हुई जा रही है। जो आप ट्रैकिया की बात कर रहे हो, ट्रैकिया है क्या? ये विंड पाइप होती है। ये क्या होती है? विंड पाइप होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, ये देखो,
ये जो ट्रैकिया होता है इसी को क्या कहा जाता है? विंड पाइप। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये नोस्ट्रिल से एयर एंटर करती है, फिर फिल्टर होते हुए ट्रैकिया से होते हुए देखो पहले कहाँ जाती है? फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स से होते हुए यहाँ पर क्या आ जाता है आपका? ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको कहा जाता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज करता क्या है? देखो, अगर मैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की बात करूं, देखो अगर दोनों ही साइड से प्रेशर एक्सर्ट होता है, लाइक फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड, अगर प्रेशर एक्सर्ट होता है तो इसमें क्या होगा? ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होगा वो कोलैप्स नहीं करेगा, तो सॉर्ट ऑफ ए काइंड ऑफ ए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा दब जाएगा। और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जब सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ये उसमें भी हेल्प करता है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो देखो होता क्या है, प्रोसेस किस तरह से होता है आपका ये। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एयर का इनटेक हुआ, नोस्ट्रिल से होते हुए एयर आपके ट्रैकिया से होती हुई, ट्रैकिया का मतलब क्या होता है? विंड पाइप। कार्टिलेज रिंग से होती हुई ये देखो, ये जो आपका ट्रैकिया होता है, ये जो विंड पाइप होती है, ये आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। किसमें डिवाइड हो जाती है? ब्रांचेस। आप देख पा रहे हो अगर यहाँ पर इसको, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है ना, ये ब्रांचेस में डिवाइड, ये इस तरह से। इन ब्रांचेस को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई। और आगे जाके ये जो ब्रांचेस है, ये फिर आगे और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो ब्रोंकाई जब आगे जाके डिवाइड हो जाती है, उसको कहा जाता है ब्रोंकायोल्स। और इन ब्रोंकायोल्स के लास्ट में बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अगर आप इस पे देखो, मैं आपको दो, ये देखो, ये आपको छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, छोटे छोटे, ये देखो गोल गोल से जो दिखाई दे रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है? एल्वियोली। इसी को क्या कहा जाता है? एल्वियोली कहा जाता है। ये समझ में आ रहा है? ये जो आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है? एल्वियोली। समझ में आ गया? यानी कि ब्रोंकायोल्स के आगे क्या होता है? एल्वियोली होता है। तो ये होता है जो एल्वियोली क्या करती है? सरफेस एरिया को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। और इन एल्वियोलिस में क्या होती है? इन एल्वियोलिस में ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है? ब्लड वेसल्स। देखो जैसे कि मान लो ये एक ब्लड वेसल्स, ठीक है, और ब्लड वेसल्स में क्या क्या चीजें होंगी? रेड ब्लड सेल होगा, होगा व्हाइट ब्लड सेल होगा, प्लाज्मा होगा, प्लेटलेट्स होंगे, सारी चीजें होती है। इस रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट होता है, इसको क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। ये जो पिगमेंट होता है, इसकी बड़ी हाई एफिनिटी होती है, इसके लिए ऑक्सीजन के लिए, इसके लिए होता है ऑक्सीजन के लिए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ये ब्लड वेसल्स क्या करती है? अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो एल्वियोली में, एल्वियोली का मतलब लंग्स में क्या डाल देती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है और उसमें डाल देती है, जिसको हम एक्सेल कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं? एक्सेल। और जो हम इनहेल करते हैं वो किसका करते हैं? ऑक्सीजन का। जो ऑक्सीजन आती है इस ब्लड वेसल, जो इस एल्वियोली में जो ऑक्सीजन इकट्ठी होती है, ब्लड वेसल्स में जो आरबीसी होती है, इसमें पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन, वो उस ऑक्सीजन को क्या कर लेती है? अट्रैक्ट कर लेती है। इट हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इट हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। देखो फिर से समझो, ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम है, तो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूवमेंट हो गई, हो गई। एल्वियोली में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम है, तो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन की मूवमेंट होगी। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसको आपको पहले बताओ, इतनी चीजें समझ में आ गई? फिर से देखो, ये पैसेज क्लियर हुआ? आपने किसका इंटेक किया? एयर का। एयर जो विंड पाइप से होती है, पहले देखो फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया का मतलब विंड पाइप। इस विंड पाइप से होती हुई आगे यहाँ पर क्या होता है? कार्टिलेज रिंग होती है। ये कार्टिलेज रिंग क्या होती है? अगर दोनों ही साइड से प्रेशर बने तो इसको कोलैप्स होने से बचाती है। समझ में आगे? कार्टिलेज रिंग का क्या काम होता है? काइंड ऑफ एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इसको कोलैप्स होने से बचाती है। ऐसे नहीं प्रेशर आया पूरी दब गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर ये जो ट्रैकिया, ये विंड पाइप होती है, आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड होगी, इसको आपने क्या कहा? ब्रोंकाई। आगे जाके फिर वो और ब्रांचेस में डिवाइड होगी, इसको आपने क्या कहा? ब्रोंकायोल्स। ब्रोंकायोल्स के लास्ट में होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एल्वियोली। एल्वियोली में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती है। अब जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्या होता है? आरबीसी होता है, उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं,
होता है ना। अब जो आरबीसी होता है इसमें पिगमेंट होता है, इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन विच हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। और ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वाटर सोल्यूबल होती है। ब्लड में जो वाटर का कंटेंट होता है वो उसी में डिसॉल्व होके फ्लो करती है हमारी बॉडी में, क्योंकि वाटर में क्या होती है वो डिसॉल्व होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो रेड ब्लड सेल में जो पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन, वो क्या करती है, एल्वियोली से ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेती है, ले लेती है, और फिर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। समझ में आ गया? तो चले आप वापिस, तो देखो कंटेंट में क्या लिखा हुआ है। You can see that within the lungs, the passage divide into smaller and smaller tubes, which finally terminate in balloon-like structure, which are called alveoli. Alveoli सबको मिला के सिंगुलर फॉर्म में इसको क्या कहा जाता है, alveolus कहा जाता है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। Then the alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. तो हमने कहा था ना स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, वो लंग्स में कौन होता है, alveoli. Then the walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. ये हमने पढ़ा। इसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। When air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli, the blood brings carbon dioxide from the rest of the body. ये चीज आपको मैंने अभी एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है इसको आप ऐसे समझो। मैंने आपको यही बताया ना कि भैया ब्लड वेसल्स जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है ज्यादा। और एल्वियोली में जो एयर होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम। तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ये जो ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोली में आ जाता है, यानी कि लंग्स में आता है। क्लियर हो गया था? इसी तरह से जो एल्वियोली में आपने इनहेल कर रखा है ऑक्सीजन को, तो एल्वियोली में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है, और ब्लड में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। तो इसी तरह से ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन से मूव करती हुई कहां पर चली गई, ब्लड में चली। और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर इसको आप डायग्रामेटिकली समझो तो इस तरह से समझो। देखो ये आपकी एल्वियोली, ये जो मैं ऑरेंज कलर से आपको शो कर रहा हूं ये एल्वियोली, ठीक है। और इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको ये जो है ये आपकी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो एल्वियोली की तरफ मूव कर जाती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एल्वियोली में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो ब्लड वेसल्स में आ जाती है। तो ब्लड में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ये चीज समझ में आ रही है आपको, 13 तक, ठीक है। तो देखो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है आपकी, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली। ब्लड जो होती है पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है और किस में डाल देता है उसको, एल्वियोली, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देन एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर, एल्वियोलर का मतलब समझ में आ गया होगा, एल्वियोली में जो एयर होती है कौन सी, तो एल्वियोली में जो एयर होती है उसको कहा जा रहा है एल्वियोलर एयर, इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड, is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. अब होता क्या देखो, during the breathing cycle when air is taken in and let out the lungs always contain a residual volume. भाई देखो कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में ट्रांसफर होना और ब्लड वेसल्स का ऑक्सीजन को लेना, इसमें टाइम लगता है। इसीलिए ऐसा नहीं होता कि भाई एयर जो होती है पूरी की पूरी वो हो जाती है, एक रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा ही रहता है लंग्स में टू कवर अप दैट टाइम। समझ में आ गया? द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. so that इस प्रोसेस में जो टाइम होता है, यानी कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होना, ब्लड रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को जो एब्जॉर्ब करता है, उसको कवर अप करने के लिए ऑलरेडी जो है लंग्स में क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है।
यानी कि पूरा खाली नहीं हो जाता वो। समझ आ रही है बात? ठीक है। When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen. ये भी आपकी बुक में क्वेश्चन अगर आपको याद होगा। डिफ्यूजन जो है वो अकेला जो होता है हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? ठीक है। डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ये हमने पढ़ा कि ब्लड वेसल्स में क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, व्हिच हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन which has a very high affinity for oxygen. This pigment is present in the red blood corpuscles. इसी में प्रेजेंट होती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। तो वो जो ब्लड में होती है वो वाटर सोल्यूबल होती है, डिजोल्व फॉर्म में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्लो करती है वो डिजोल्व फॉर्म में करती है। समझ में आ गया? वाटर सोल्यूबल होती है एंड हेंस इज मोर ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म इन अवर ब्लड। सारी चीजें क्लियर होगी, समझ में आ गया? ठीक है। तो देखो इन शॉर्ट अभी तक जो आपने, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो सबसे पहले देखो रेस्पिरेशन में आपने क्या समझा। कितने स्टेप होते हैं रेस्पिरेशन में? दो। स्टेप वन में क्या होता है, ब्रीथिंग, जिसमें आप इनहेल ऑफ ऑक्सीजन करते हो, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हो। स्टेप टू में क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम एयर का इंटेक करते हैं, एयर का इंटेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स पे आती है। नॉस्ट्रिल्स में क्या होते हैं, फाइन एयर होते हैं जो उस एयर को फिल्टर कर देते हैं। इसके अलावा और फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, म्यूकस करता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है। फिर लैरिंग्स और फेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया से होते हुए, ट्रैकिया का मतलब क्या होता है, विंड पाइप होता है। फिर आपने देखा कार्टिलेज रिंग्स होती है, वो उसको कोलैप्स होने से बचाती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। वो कार्टिलेज रिंग्स और जो ट्रैकिया होता है आगे जाके ब्रांचेस में चेंज हो जाता है। इन ब्रांचेस को क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर आगे जाके और ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकायोल्स। और इनके लास्ट में क्या होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहा जाता है, एल्वियोली। एल्वियोली क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे, एल्वियोली में क्या होता है, एल्वियोली में क्या होता है, ब्लड वेसल्स। अब ये जो ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होता है, इसमें आरबीसीज होते हैं और आरबीसीज में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, विच हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो जैसे ही ये ब्लड वेसल्स में ये जो आरबीसी यानी कि हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन होती है, तो इसमें होता क्या है, देखो ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम होती है। ये हमने पढ़ा। ठीक है। ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम होती है और एल्वियोली में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो एल्वियोली से जो ये ट्रांसफर होती है ऑक्सीजन, यानी कि ब्लड जो एब्जॉर्ब करता है इसको, वो किसके प्रोसेस से करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एल्वियोली में, ये कैसे होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये सारी चीजें क्लियर होगी। इसके अलावा आपने ये पढ़ा कि जो प्लांट होता है, प्लांट में नाइट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो नाइट के टाइम प्लांट्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस होने की वजह से ये प्रोसेस अपोजिट हो जाता है, यानी कि प्लांट क्या करता है, इनटेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज करता है ऑक्सीजन। एक कंसेप्ट आपने और पढ़ा कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। और एयर में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कितनी होती है, 21%। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है वाटर से डिजोल्व फॉर्म ऑक्सीजन लेते हैं, जो 1 लीटर में कितनी ऑक्सीजन होती है, अप्रोक्सीमेट 5 मिलीग्राम। इसी वजह से जो इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है बहुत ज्यादा क्या रहता है, हाई रहता है कंपेयर टू द, जैसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का अगर 12 to 20 पर मिनट रखा होगा ब्रीथिंग रेट, तो इनका होता है 90 to 100, ये इनका ब्रीथिंग रेट होता है।
क्लियर हो गया रेस्पिरेशन, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब कितने प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो गए, 2, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया, ठीक है।